नमस्कार साथियों। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक टॉपिक है, पॉपुलर टॉपिक है, इसको हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कूलाम का नियम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। इनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। ने टार्जन बैलेंस के आधार पे की सहायता से यानी कि ऐंठन तुला की सहायता से दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल से संबंधित एक नियम दिया, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया जो दो स्थिर बिंदु होते हैं, अगर इनको वायु में अथवा निर्वात में कहीं भी किसी भी मीडियम में रख दिया जाए तो सदैव इनके ऊपर एक बल लगने लगता है। इसे हम स्थिर वैद्युत बल या कूलाम का बल भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है इनका स्टेटमेंट। इनका जो कथन है, इस कथन के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो लगने वाला बल होता है, इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सीध में होता है। सपोज करिए हम 2 पॉइंट चार्ज, एक प्लस Q1 और दूसरे का प्लस Q2 ले लेते हैं, और इनके बीच का जो गैप है, अंतराल है, दूरी है, उसको हम R मानते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियमानुसार जो लगने वाला वैद्युत बल होगा या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। यहाँ हम आप देख रहे होंगे दोनों चार्ज को पॉजिटिव लिए हैं और दो सजातीय आवेशों के बीच में चाहे प्लस प्लस चार्ज रहे या माइनस माइनस चार्ज रहे, उनके बीच में सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है। जबकि दो विजातीय आवेशों प्लस माइनस के बीच में आकर्षण बल लगता है। स्वाभाविक सी बात है, इधर जो इमेजिन किया गया है 2 पॉइंट चार्ज स्थिर बिंदु आवेश, उनके बीच में आकर्षण बल न लग के प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कथन के अनुसार जो लगने वाला बल होता है उसकी मात्रा यानी कि लगने वाला बल आवेश की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों नियमों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R²। अब आपको यहाँ बताना चाहेंगे, जब प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट लिख दिया जाता है। तो यहाँ आएगा F बराबर K Q1 Q2 अपान में R²। जहाँ पे K के बारे में बताना चाहेंगे, K को कूलाम नियतांक या स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहा जाता है। प्रायोगिक रूप से इसका मान निर्धारित किया गया है। ये जो कूलाम का नियम है सन 1785 ईस्वी में ऐंठन तुला की सहायता से दिया गया था। तो आइए इधर देखते हैं। तो यहाँ पे K का प्रायोगिक मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 Q1 सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है। जब हम इसको इधर रखेंगे समीकरण 3 में, इसको सपोज करिए 3 है, तो यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R²। यही आपका कूलाम का वैद्युत बल नियम है। अब यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आपको दिख रहा होगा K के बारे में हम बात करना चाहेंगे। K को परावैद्युतांक कहा जाता है। परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। देखिए, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता एवं निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहा जाता है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट
और एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता है, जबकि एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। प्रायोगिक रूप से एप्सिलॉन की भी वैल्यू निर्धारित की गई है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 समथिंग 8.86 नियर अबाउट इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से आपकी पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। इसको जब रख के सॉल्व किया जाता है तो इसकी वैल्यू जो आती है के जो वाई होता है या फिर कह सकते हैं निर्वात होता है, इसके लिए 1 माना जाता है, 1 होता है। कुछ और मीडियम के लिए के की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। जैसे आप वायु के अलावा जल है या फिर ग्लिसरीन है या फिर माइका है, कागज है, इन सब के लिए वैल्यू सबकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है। पेपर के लिए के की वैल्यू जो होती है 3.5 होती है। के की वैल्यू पेपर के लिए, पेपर है इसकी वैल्यू 3.5 होती है। के जल के लिए 80.4, कई बुक्स में आपको 80 या 81 मिल जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और ग्लिसरीन के लिए भी इसकी वैल्यू कुछ निर्धारित की गई है, इसकी वैल्यू 42.5 बताई गई है। के ग्लिसरीन 20.5, सॉरी इसको हम 42 कह सकते हैं, 42.5 होता है। तो इधर से जब हम रखेंगे ये सब सॉल्व करेंगे तो आपको बताएं जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निर्धारित की गई है, कैलकुलेट की गई है प्रायोगिक रूप से। इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। वास्तव में ये वैल्यू आती है नियर अबाउट होती है 8.9873 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, लेकिन नियर अबाउट 9 के है तो इसलिए इसको हम 9 सपोज कर लेते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना चाहते हैं। एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट ये माध्यम अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, इसका यहाँ पे डिस्कशन करना है कि इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है। तो हम इसको आगे देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, या फिर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये अब इसमें एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की वैद्युतशीलता इलेक्ट्रिक परमिविलिटी ऑफ वैक्यूम बोला जाता है, कहते हैं। इसका मान अभी अभी आपको हमने बताया 8.86 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब इधर से अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बीमा देखना चाहें, इसकी बीमा डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखिए कूलाम यानी कि आवेश की बीमा होती है A और T, तो AT हो गया, बल न्यूटन बल का मात्रक है, इसकी बीमा हो जाएगी mLt-2। इधर आपका मीटर स्क्वायर मीन्स यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो इधर हो जाएगा L2। तो इसको जब आप सेट करेंगे ओवरऑल बीमा जो आएगी M, फिर इधर आपका -1 L3 माइनस में, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा T ऊपर जाके प्लस हो जाएगा T3 और आपका A। ये आपकी डायमेंशन हो गई एप्सिलॉन नॉट की M-1 L-3 T3A। अब यहां से F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही कूलाम का नियम है। यहाँ पे बोर्ड की परीक्षाओं और कंपटीशन के हिसाब से पूछा जाता है
कि इसका आप सदिश स्वरूप बताइए। कूलाम के नियम का जो सदिश स्वरूप है इसको हम वेक्टर एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ वेक्टर एफ यूज करने की वजह से इसको हम यूनिट वेक्टर आर कैप ले लेते हैं। तो आपका ये जनरलाइज्ड हो गया कूलाम का नियम वेक्टर फॉर्म में। लेकिन देखा जाए कूलाम का जो नियम है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पे बेस्ड होता है। तो जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक है आपका Q1, दूसरा का है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R। तो इसको देखिए दो तरीके से, पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाता है, दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स लगाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, F12 वेक्टर F12 इज फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट बाई चार्ज सेकेंड, मीन्स दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे दूसर का लगा रहा है तो इसको आप F12 लिख देंगे, इधर आपको लगाना होगा तो आप F21 लिख देंगे। अब यही जो F12 होता है यह F21 के बराबर होता है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से माइनस चिन्ह यूज कर लिया जाता है। अब इसको क्या बोलेंगे, F21 को बोलेंगे पहले चार्ज द्वारा दूसरे चार्ज पे लगाया गया बल। अब ये आप देख रहे होंगे कि न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का स्वरूप है, ये कूलाम का सदिश रूप हो गया कूलाम के नियम का। आइए हम थोड़ा सा कूलाम के नियम का महत्व जान लेते हैं कि ये कहाँ यूज किया जाता है। महत्व, इंपॉर्टेंस। अभी जस्ट पहले आपने देखा कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए वैलिड है। अब ये नियम वैलिड तो है स्थिर बिंदु आवेशों के लिए, लेकिन यह अत्यंत सूक्ष्म दूरियों, जिसको आप कह सकते हैं नाभिकीय दूरी और परमाणुविक दूरी से लेके बहुत बड़ी दूरियों के लिए भी मान्य है। नाभिकीय दूरी क्या है, जैसे आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत कि कोई भी पदार्थ जो है वह अणुओं से मिलकर बना होता है, अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु का जो साइज होता है वह 10⁻⁻11 मीटर ऑर्डर का होता है, और जो इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है वह 10⁻12 मीटर के रेंज का होता है। अब कूलाम का नियम इस छोटे से रेंज यानी कि 10⁻15 मीटर से लेके 10⁻11 मीटर से लेके बहुत बड़ी दूरियों के लिए भी लागू है, मान्य है। तो पहला हो गया, यह छोटी दूरियों के लिए सत्य है, छोटी दूरियों के लिए सत्य है। दूसरा का इसका महत्व क्या है, यह नियम जो है नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या करता है। जैसे कोई भी नाभिक अस्थायी क्यों होता है, आपको बताया गया कि विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है, जबकि सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इसमें आपको इधर देखिए, ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और एटम की बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रिवाल्व करते हैं। अब इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में परस्पर आकर्षण बल होने की वजह से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बंधा रहता है, और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि न्यूक्लियस अस्थायी अवस्था में है। तो देखा जाए नाभिक के स्थायित्व की भी व्याख्या करने में यह यूज किया जाता है, नाभिकीय स्थायित्व के बारे में बात करता है कूलाम का नियम। इसके बाद हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम की जो लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, क्या है, कमियां क्या है। सीमाएं, लिमिटेशन,
देखिए कूलाम का जो नियम है सदिश स्वरूप में अभी आपने देखा कि यह न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है, कमी ये है कि यह केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है या किसी गतिशील आवेश के लिए वैलिड नहीं है। इसमें पॉइंट चार्ज होने चाहिए, वो भी स्टेबल कंडीशन में होने चाहिए, रुके हुए अवस्था में होने चाहिए। गतिशील के लिए ये नियम सत्य नहीं है। इसकी कमी क्या है? स्थिर बिंदु आवेशों के बारे में सत्य है। स्थिर बिंदु आवेश मस्ट होने चाहिए, आवेश ही होने चाहिए। अगर इस स्थिर बिंदु आवेश के अलावा है तो ये समझ लीजिए कूलाम का नियम वहां पे वैलिड नहीं होगा। अब इसी कूलाम के नियम में एक टॉपिक और आता है, पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में, कंपटीशंस में, कंपैरिजन गुरुत्वाकर्षण नियम में, गुरुत्वाकर्षण के नियम और कूलाम के नियम में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। देखिए तुलना, इसको आप कंपैरिजन कहते हैं। इसमें एक तरफ अगर हम कूलाम का नियम लिखें और एक तरफ गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम, पहले सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं, फिर डिसिमिलरिटीज की बात कर लेंगे। समानताएं, देखिए दोनों ही बल यानी कि कूलाम का नियम और वैद्युत बल, कूलाम का नियम यानी कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण नियम, दोनों ही नियम मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यहाँ आपने देखा था आवेश की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी की समानता, दोनों ही बल इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, वर्ग व्युत्क्रम नियम को फॉलो करते हैं, अर्थात लगने वाला बल जो होगा उनके बीच आवेश या द्रव्यमान के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तीसरी की समानता, दोनों ही बल सेंट्रल फोर्स हैं, अर्थात दोनों ही बल केंद्रीय बल हैं, इनके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। यानी कूलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम रास्ते पर निर्भर नहीं करते हैं, इनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं होता है, वर्क इक्वल टू 0। और चौथी समानता है, आप संरक्षी बल की बात करें तो जो कूलाम का नियम है और गुरुत्वाकर्षण नियम है ये संरक्षी होते हैं। संरक्षी मतलब जो बल या जिनके बल, ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य शून्य हो, अर्थात जो माध्यम पर या रास्ते पर निर्भर न करते हों, तो ऐसे बलों को संरक्षी बल कहा जाता है। जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया, वैद्युत बल हो गया, ये नाम की बल जो भी हैं आपके संरक्षी बल के अंतर्गत रखे गए हैं। तो ये संरक्षी बल होते हैं दोनों ही बल। और पांचवी समानता देखते हैं, दोनों ही बल न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। यहाँ आपने अभी जस्ट पहले देखा था F12 इक्वल टू F21 माइनस साइन के साथ, यानी कि पहली वस्तु दूसरे वस्तु पर क्रिया बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर उतने ही परंतु विपरीत बल लगाएगी, जिसको प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। आइए अब थोड़ा सा इन दोनों में डिसिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। असमानताएं क्या है? पहली असमानता क्या है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से बात क्लियर है कि जो वैद्युत बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा जो वैद्युत बल है, कूलाम का नियम है, यह आवेशों के बीच रखे
पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि परावैद्युतांक पे निर्भर करता है, बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, परावैद्युतांक बीच का माध्यम बढ़ने पर फोर्स घट जाएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसी कोई बात नहीं है। लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। और दूसर की असमानता देख लेते हैं। जो वैद्युत बल है यह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक होता है। देखा जाए 10 घाते, कई बुक्स में आपको मिलेंगे 10 घाते, जो इनका आर्डर होता है, रेशियो होता है 10 घाते 42 से 43 गुना ग्रेटर होता है FE/FG से, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में नियर अबाउट 10⁻43 टाइम्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर इसके बाद हम लोग और देखेंगे इसके बारे में। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, और एक और क्वेश्चन आता है बोर्ड की परीक्षाओं में, F = 1/4πε0 K Q1 Q2/r² है। यहाँ से F आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कूलाम की परिभाषा दीजिए। एक कूलाम होता कितना है? आवेश का मात्रक, इसके पहले हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आवेश का मात्रक SI मात्रक कूलाम होता है। तो अगर यहाँ से इस कूलाम के नियम से अगर हम परिभाषा देना चाहें एक कूलाम की परिभाषा, तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी। यदि पहला चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज आपस में बराबर हो, यूनिट हो, एकांक हो, और इनके बीच की दूरी भी यूनिट ले ली जाए, 1 मीटर ले ली जाए, तो कूलाम की परिभाषा इस प्रकार से होगी। यहाँ जब आप वैल्यू पुटअप करेंगे K = 1, तो आपका आ जाएगा F = पूरा का पूरा वैल्यू इसकी हो आएगी 9 × 10⁹ इंटू 1 × 1/r²। F = 9 × 10⁹ न्यूटन। तो यहाँ से दो स्थिर बिंदु आवेश यदि एकांक हो, यानी कि दो बिंदु आवेश जिनका परिमाण 1 हो, एकांक हो, और परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रख दिए जाए, तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण होगा। अर्थात हम परिभाषा दे सकते हैं एक कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखने पर दो आवेशों के बीच में 9 × 10⁹ न्यूटन बल का प्रतिकर्षण अनुभव करता है। अब इसके बाद आज के वीडियो में कूलाम के नियम, कूलाम का महत्व, नियम का महत्व, कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से, और इसका सदिश रूप देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ठीक ठाक लगा होगा। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।